दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। ये आग ऑटो पार्ट बनाने वाली एक कंपनी में लगी है। आग इतनी भयानक लगी है कि उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 24 गाड़ियां मौके पर तैनात है। आग की लपटें काफी ऊपर तक दिखाई दे रही थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऑटो पार्ट की कंपनी में ये आग लगी। आग काफी ज्यादा भीषण थी। आग कैसे लगी इसकी जांच की जाएगी। दमकल विभाग की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि जिस वक्त आग लगी क्या कंपनी के अंदर कोई मौजूद तो नहीं था। तो दिल्ली के पास गुरुग्राम में ये कंपनी में भीषण आग लग गई। ये आग ऑटो पार्ट बनाने वाली एक कंपनी में लगी है। आग काफी ज्यादा भीषण है। उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 24 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग की लपटें काफी ऊपर तक दिखाई दे रही। यूक्रेन और रूस की जंग को 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध थमने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। पुतिन के मिसाइल अटैक के बाद जेलेंस्की ने भी बदला लेने के लिए पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर हमला बोल दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। ये वो शहर हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के पास हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव में हुई मिसाइलों की बौछार के बाद जेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस में घुसकर हमले करने की खुली छूट दे दी है और इसी वजह से अब यूक्रेन के सैनिक रूस के इलाकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन का सैन्य अभियान यूक्रेन में रुकने वाला नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है, तब से पुतिन और भी भड़क गए हैं और माना जा रहा है कि वो जेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने भी रूसी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला बोला और वहां मौजूद एक छोटे पावर स्टेशन को उड़ा दिया। और इस हमले से जेलेंस्की ने पुतिन को यह चेतावनी दे दी कि वो किसी भी कीमत पर उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन ने न सिर्फ कुर्स्क पर हमला बोला, बल्कि जेलेंस्की के सैनिकों ने रूस के बेलगरद शहर को भी निशाना बनाया और उसे दहलाने के लिए वहां एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। हालांकि रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन की मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन आसमान से गिरे मिसाइलों के हिस्सों ने शहर के रेलवे स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वहां के गवर्नर ने ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी। बताया गया कि मिसाइलों के जले हुए हिस्से गिरने की वजह से बिजली की लाइनें भी टूट गईं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने बेलगरद शहर के एक रिहायशी इलाके में भी गोलीबारी की। हालांकि इन हमलों में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन रूस के इलाकों में यूक्रेन के बढ़ते हमलों ने पुतिन की परेशानी जरूर बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सोने की एक दुकान में 2 चोर चोरी कर फरार होते दिखाई दिए, लेकिन एक को दुकानदार ने पकड़ लिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें दुकान के अंदर वो चोर सोने की चीजें देखते नजर आए। दोनों चोर ऐसे दिखा रहे थे मानो वो सच में खरीदारी करने वहां पहुंचे हो। तभी एक चोर कुछ सामान उठाकर अपनी जेब में रखता दिखा। एक ने पर्स का सारा आड़ में जो पर्स दिखाया बॉक्स में से निकाल के, उसमें से एक पुड़िया निकाल के हटा के अपनी जेब में डाल दी। चोरों की इस चालाकी को दुकानदार नहीं समझ पाया, जिसके बाद वो कुछ देर बाद वहां से फरार हो गया। लेकिन उसका दूसरा साथी दुकानदार की बातों में उलझाकर उससे सामान देखता रहा, पर जैसे ही उसे मौका मिला वो भी वहां से भागने लगा। लेकिन दुकानदार ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि पहला चोर जो सोने का सामान लेकर गया, उसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। बांदीपुरा में सुरक्षा बल को आईडी बरामद हुआ है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बल को आईडी बरामद हुआ है। आतंकी साजिश यहां पर नाकाम की गई है। बांदीपुरा में आईडी मिला है और यहां पर बड़ी वारदात को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा बम निरोधक दस्ते ने आईडी को नष्ट भी कर दिया है। और अगर हम हाल के दिनों में देखें, जम्मू कश्मीर में इस तरीके से आईडी का इस्तेमाल ज्यादा होता रहा है, लेकिन अब ये बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से, जहां पर बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दरअसल यहां पर आईडी बरामद हुआ था, जिसको अब नष्ट भी कर दिया गया है और अब वहां पर पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को नष्ट किया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और हाल में जो हमले हुए हैं उसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि आजकल हम देखें ये ट्रेंड ज्यादा बड़ा है। रिफत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। जी जसप्रीत, ये जो एरिया है ये अष्टंगु है, ये बांदीपुरा में पड़ता है और वहाँ पे
मिलिटेंट ने आईडी रखी थी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बनाने के लिए, और ये आईडी डिटेक्ट की रोड ओपनिंग पार्टी ने। मॉर्निंग में जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है वो उनके पास आईडी डिटेक्टर होते हैं, आईडी को डिटेक्ट किया गया और उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि एक मेजर ट्रेजेडी जो है उसको अवॉइड कर दिया गया, यानी एक बड़े हादसे को टाला गया। अगर ये आईडी ब्लास्ट होती तो सुरक्षा बलों के साथ साथ लोगों को भी काफी नुकसान हो सकता था, जान भी जा सकती थी लोगों की। तो ऐसे में फिलहाल इस आईडी को डिटेक्ट किया गया और वहां पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच गया और आईडी को डिफ्यूज करके जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी है कि एक बड़े हादसे को टाला गया है। बिल्कुल रिफत, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन बांदीपुरा जिस इलाके में इस आईडी को निष्क्रिय किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील है ये इलाका? देखिए, पूरा बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाईवे है, वहाँ पे बांदीपुरा मेन रोड जो है वहाँ पर ही ये आश्टिंगू एक स्पॉट है, वहाँ पे ये डिटेक्ट की गई। जैसे आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है वहाँ पे, और इस आईडी को अब डिफ्यूज किया जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जाएगा, यानी कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए जो है इस आईडी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आर्मी का और पुलिस का स्पॉट पे पहुंच गया है और अब अभी यही सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इसको सेफली जो है अब डिस्ट्रॉय किया जाएगा, यानी कंट्रोल ब्लास्ट होगा। हमने देखा कि कई जगहों पे आईडीज जो हैं वो डिटेक्ट हुई इस बार, क्योंकि अब आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी आ गई है और आईडी डिटेक्ट होती है जब रोड ओपनिंग पार्टी सुबह क्लियरेंस देती है, उसके बाद ही सुरक्षा बलों की गाड़ियां जो है रोड पे चलती है। आपको मालूम है कि पुलवामा में जो रिफत, तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी रिफत ने दी है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आईडी बरामद हुआ था जिसको अब निष्क्रिय कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी दिन ऐलान हो सकता है, ऐसे में बीजेपी ने गुजरात चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच कल शाम पीएम आवास पर अहम बैठक हुई है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की। इस बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो इस बैठक में गुजरात से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इधर ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की आंच चिली तक पहुंच गई, जहां ईरान के लोगों ने अपने पासपोर्ट को जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने हाथ को लाल रंग से रंगा हुआ था। लोगों ने अपने पासपोर्ट तक जला दिए। सेंटियागो में ईरान के दूतावास के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर महसा अमीनी की फोटो वाला मास्क भी लगाया हुआ था। विरोध कर रहे लोगों का ये कहना था कि जब तक ईरान में मौजूदा सरकार रहेगी वो ईरान नहीं लौटेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने पासपोर्ट जला दिए। चिली में ईरान के लोगों ने ये प्रदर्शन महसा अमीनी की मौत के विरोध में सेंटियागो में ईरान के दूतावास के बाहर किया। ईरान में 16 सितम्बर को महसा अमीनी की मौत हुई थी। महसा अमीनी को सही तरीके से हिजाब न पहनने के लिए ईरान की इस्लामिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनको पुलिस अपने साथ लेकर गई थी, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके 3 दिन बाद खबर आई कि अमीनी की मौत हो गई। इसी के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। इस प्रदर्शन में कई लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच चीन ने दावा किया कि वो ऐसे मिसाइल लॉन्चर बना रहा है जो दिखेंगे ही नहीं, वो अदृश्य होंगे। चीन ये मिसाइल लॉन्चर अपनी उन खतरनाक डोंगफेंग सीरीज की परमाणु मिसाइलों को दागने के लिए बना रहा है जो चंद मिनट में अमेरिका पर फट सकती हैं। मतलब चीन बहुत दूर की सोच रहा है। वो कुछ साल की नहीं बल्कि आने वाले दशकों में लड़ी जाने वाली लड़ाई की प्लानिंग कर रहा है। ये सनसनीखेज दावा खुद चीन की सेना की रॉकेट फोर्स के रिसर्चर ने वहां के सरकारी न्यूज चैनल पर किया। उन्होंने बताया कि डोंगफेंग लॉन्चर के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भविष्य में होने वाली जंग में न तो चीन के दुश्मन उन्हें देख पाएंगे और न ही ये पता लगा पाएंगे कि चीन के मिसाइल लॉन्चर कहां है। चीन के इस दावे ने डिफेंस इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये मिसाइल लॉन्चर सैटेलाइटों को चकमा दे देंगे और उनके सामने रडार और ड्रोन भी किसी काम के नहीं रहेंगे। इसी वजह से उन्हें चीन के अदृश्य मिसाइल लॉन्चर कहा जा रहा है, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, और जब डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो चीन के दुश्मन ये पता ही नहीं लगा सकेंगे कि उसकी मिसाइलें कहां से चल रही हैं। इसलिए अगर चीन ने अपनी मिसाइल चला दी तो फिर उसे रोक पाना किसी भी देश के बस में नहीं होगा, अमेरिका के बस में भी नहीं। चीन की ये कामयाबी पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकती है, क्योंकि जब उसके मिसाइल लॉन्चर, सैटेलाइट, रेडार और ड्रोन किसी भी तरह पकड़ में नहीं आएंगे तो चीन के मिसाइल सिस्टम ऐसी गिरगिट में बदल जाएंगे जो किसी भी तरह के इलाके में कुछ इस तरह घुल मिल जाएंगे कि नजर ही नहीं आएंगे। अंग्रेजी में इसे कैमोफ्लेज कहते हैं। दुनिया की सभी सेनाएं इस तरह की वर्दी पहनती हैं कि वो अपने आसपास के इलाके में दुश्मन से छिप सकें।
मगर चीन ने सेना की उस पुरानी रणनीति को अपने मिसाइल लॉन्चरों पर भी लगाना शुरू कर दिया है। मतलब पूरी दुनिया तगड़ी से तगड़ी मिसाइलें बनाने पर दिमाग खपा रही है, लेकिन चीन उन मिसाइलों को चलाने वाले लॉन्चरों पर दिमाग के घोड़े दौड़ाने में लगा है, वो भी अपनी डोंगफेंग सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्चरों पर। चीन की डोंगफेंग मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे हाईटेक मिसाइलों में होती है। डीएफ यानी डोंगफेंग 41 मिसाइल तो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक अपने दुश्मन के चिथड़े उड़ा सकती है। इस लिहाज से पूरा का पूरा अमेरिका उसकी जद में है। और तो और दावा यह भी है कि इसे अमेरिका तक पहुंचने में महज 30 मिनट लगेंगे। दावा है कि चीन ने अपनी इस DF-41 मिसाइल के लिए भी खास लॉन्चर तैयार कर लिए हैं। वहीं चीन की जो DF-17 मिसाइल दुनिया की पहली एक्टिव हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वेपन मानी जाती है, चीन ने उसके लिए भी एक ऐसा लॉन्चर डिजाइन किया है जो जंग के मैदान में दुश्मन की नजरों से छिप जाएगा। पीएम मोदी आज कानून मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र की शुरुआत होगी और पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे इसे वर्चुअली संबोधित करेंगे। कानून मंत्रियों का 2 दिवसीय ये सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। तो कानून मंत्रियों को मोदी मंत्र दिया जाएगा। वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस बीच भारतीय नौसेना ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर समंदर में खतरों से निपटने का अभ्यास किया। इस सैन्य अभ्यास को 10 से 12 अक्टूबर के बीच दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पर आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना के जवान ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के जवानों के साथ मिलकर दुश्मन पर वार करते दिखे। इस मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तीनों देशों के मरीन कमांडो एक स्पीड बोट में तेजी से समंदर में मौजूद एक जंगी जहाज की तरफ बढ़ते दिखे। थोड़ी ही देर में वो कमांडो उस जहाज पर पहुंच गए और फिर उन्होंने वहां मौजूद संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर चेतक उस युद्धपोत की निगरानी करता रहा। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में मरीन कमांडो घायलों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करते भी नजर आए। बताया गया कि इस मिलिट्री ड्रिल में भारत की तरफ से INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस बीच अमित शाह सिरमौर में दोपहर 12 बजे घाटी आभार रैली करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि वहां एक ही चरण में वोटिंग होगी और राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। डेट ऑफ पोल 12 नवंबर एंड डेट ऑफ काउंटिंग 8 दिसंबर। पर फिर वापस जनता के आशीर्वाद के लिए जाने के लिए तैयार है। बताया गया हिमाचल में बर्फबारी को देखते हुए नवंबर में ही चुनाव की तारीख तय की गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती मोटरसाइकिल में अचानक से आग लग गई तो बुरी तरह जलने लगी। सामने आए वीडियो में सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल भीषण लपटों के बीच घिरी नजर आई। उससे ऊंची ऊंची लपटें निकलती रही, जबकि लपटों से निकलने वाला काला धुआं चारों तरफ फैलता दिखाई दिया। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बीच सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल में लगी आग को देखकर लोग भी हैरान रह गए। बताया गया कि एक आदमी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी उसमें आग लगी थी। गनीमत ये रही कि जैसे ही मोटरसाइकिल से धुआं निकलने लगा वो उससे दूर हो गया। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार समेत 16 आरोपी आज रोहिणी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने ओलंपियन सुशील पहलवान समेत 16 पर आरोप तय कर लिए हैं और अब सभी पर मुकदमा चलेगा। पिछले साल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुशील का नाम सामने आने पर सनसनी मच गई थी। अब आरोप तय होने के बाद सुशील पर कानून का शिकंजा और भी कस गया है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चोरी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश बंदूक की नोक पर लूट करते दिखाई दिए। दावा है कि घटना यमुना पार इलाके की है, जहां फिल्मी अंदाज में 2 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक दुकान में 2 लाख रुपए लूटे, जिसका पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक युवक दुकान में बैठा था, तभी 2 बदमाश नकाब से चेहरा छिपा कर आए और युवक से मारपीट करने लगे। इस बीच पीछे वाले बदमाश ने अंदर से एक बंदूक निकाली और युवक पर तान दी। घबराए युवक को दोनों बदमाशों ने पीटा और फिर वहां रखा कैश लेकर फरार हो गए। पूरी घटना की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है
उस पे तथा अन्य साक्ष्यों पे पुलिस टीम लगातार कार्य कर रही है। जल्द ही हम इस घटना का अनावरण करके जो अभियुक्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन दिखाई दिया, जहां महिलाओं ने अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ जमीन पर लेटकर विरोध किया। असल में प्रशासन मिशन कंपाउंड के तहत घरों को तोड़ने पहुंचा था, जिससे खफा महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कर्मचारियों का रास्ता रोक दिया और सड़क पर बैठ गई। इस बीच कुछ महिलाओं ने जमीन पर लेटकर भी प्रदर्शन किया। आरोप है कि 100 साल से ज्यादा समय से लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं, प्रशासन उसे बिना नोटिस के हटाने पहुंचा था, जिसके बाद प्रशासन को इसका जमकर विरोध झेलना पड़ा। हम इस पर अपनी सफाई कर रहे हैं अपना, ताकि इस पर हम कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट ला सकें या हम कोई अन्य कार्रवाई कर सकें। दावा है कि प्रदर्शन कर रहे लोग रतलाम कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़े हुए थे, जिसके बाद कलेक्टर के फोन पर दिए आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग माने और रास्ता छोड़ा। यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साई बाबा और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जीएन साई बाबा को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिस पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एन त्रिवेदी की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर छुट्टी के दिन ये विशेष सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को बरी कर दिया। उन्हें 2014 में गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया था और अपने साथ लेकर गढ़चिरौली चली गई थी, जहां निचली अदालत ने 2017 में जीएन साई बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें बरी कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चोरों के गैंग ने कई मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ घूमते चोरों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक गली में घूमते नजर आए। चोरी करने से पहले वो अलग अलग घरों में रेकी करते दिखाई दिए। रेकी करने के बाद वो वहां से निकल गए, लेकिन बाद में चोरों ने घरों में जमकर लूट मचाई। चोरों ने खाली पड़े 5 घरों को निशाना बनाया। घर से वो पैसे और जेवर लेकर फरार हो गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब चोरों ने एक पुलिस वाले के घर को भी नहीं छोड़ा। वहां से भी वो कई सामान के साथ पुलिस की वर्दी लेकर भाग गए। चोरों का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे शशि थरूर एक बार फिर से उपेक्षा के शिकार होते दिखाई दिए। कल शशि थरूर पटना पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत तो जरूर किया, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। बड़े नेता के न पहुंचने पर जब उनसे सवाल किया गया तो वो टालते दिखाई दिए। देखिए वहाँ लोगों से संपर्क करने के बाद बात करेंगे। आरोप रहता है कि कोई बड़े नेता आपके स्वागत में नहीं रहते हैं। कोई बात नहीं, कोई आरोप नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ शशि थरूर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे जहां जाते हैं वहां कांग्रेस के बड़े नेताओं का साथ मिलता है, जिसको लेकर थरूर सवाल उठा चुके हैं। थरूर के साथ हो रहे भेदभाव पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं भी एक सबसे वोट मांग रहा हूँ, सबके पास जा रहा हूँ। जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मेरा प्रचार कर रहे हैं, अगर वो ठीक प्रचार करके लोगों को जमाते हैं तो क्या मैं ये कहूँ अरे आप मत बुलाओ किसको भी? अगर वॉलेंटरली अगर कोई आते हैं, क्या मैं ये कहूँ अरे तुम मत आओ भाई, मेरे पास आने के बजाय एक्स के पास जाऊँ? नेटो में शामिल कई देश परमाणु युद्ध का अभ्यास करने जा रहे हैं। ये ड्रिल इसी महीने होने वाली है। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पुतिन का परमाणु बम कब और कहां से गिरेगा। हाँ, ये पक्का है कि जिस दिन पुतिन का दिमाग घूमा उसी दिन परमाणु बम गिर जाएगा, जिसका निशाना होंगे उनके जानी दुश्मन बाइडेन एंड कंपनी, या यूं कहें कि नेटो में शामिल देश, क्योंकि सारे फसाद की जड़ नेटो ही है, जिसके उकसाने पर यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और उसके खत्म होने के आसार ही नजर नहीं आ रहे। और अब तो ये तक कहा जा रहा है कि यूक्रेन की वजह से न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है, या यूं कहें कि परमाणु हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की जमीन तैयार है, जिसमें एक तरफ होंगे पुतिन और दूसरी तरफ होंगे यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंकने वाले नेटो देश। कहा जा रहा है कि उस परमाणु युद्ध की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसी महीने नेटो में शामिल 14 देश परमाणु जंग लड़ने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस ड्रिल का नाम है स्टेडफास्ट नून, जो रूस से केवल 1000 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी शामिल है, जिसे जाना ही इस बात के लिए जाता है कि यह कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है। यानी पुतिन की एक धमकी ने बाइडेन को मजबूर कर दिया कि वो अपने खतरनाक हथियारों की ताकत फिर से चेक करें।
क्योंकि पुतिन ने कीव में जो विनाश लीला दिखाई उससे यह साबित हो चुका है कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो ट्रिगर दबाते ही तबाही ला सकते हैं। और माना जा रहा है कि 15 देशों की न्यूक्लियर ड्रिल में इसी वजह से B-52 बॉम्बर को शामिल किया गया, क्योंकि जानकार मानते हैं कि बम बरसाने वाले इस विमान को बनाया ही गया था रूस से लड़ने के लिए। B-52 बॉम्बर में कम से कम 20 क्रूज मिसाइलें हमेशा तैनात रहती हैं जो परमाणु हमला भी कर सकती हैं। वैसे 6 इंजन वाले B-52 बॉम्बर एक बार में 32,000 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। अमेरिका का यह विमान लंबी और ऊंची दूरी से बम बरसाने की क्षमता रखता है, जिसे सोवियत संघ पर बम बरसाने के लिए तैयार किया गया था। ये सबसोनिक स्पीड से चलते हैं, यानी इनकी रफ्तार ध्वनि की गति से कम होती है। और अमेरिका के 50 से अधिक B-52 हमेशा सक्रिय रहते हैं, यानी नेटो परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि नेटो महासचिव का कहना है कि रूस भी जल्द ही परमाणु ड्रिल करने वाला है, यानी पुतिन पीछे नहीं है। क्योंकि एक तरफ उनकी मिसाइलें कीव पर कहर बनकर टूट रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो भी परमाणु अभ्यास करने वाले हैं। खबर है कि इसी महीने रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल सरमात से अभ्यास करने वाला है। मतलब रूस उस मिसाइल से अभ्यास करेगा जो केवल उसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइलों में एक है। रूस तो ये तक कहता है कि सरमात दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर और वजन 208 टन है। रूस ये दावा करता है कि सरमात मिसाइल अपने एक ही वार में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को बर्बाद करने की ताकत रखती है। और सबसे डरावना दावा यह कि सरमात एक साथ 15 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। मतलब अगर नेटो डर रहा है तो उसका डरना सही है, क्योंकि पुतिन के पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो नेटो में शामिल देशों का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। यानी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसमें एक चिंगारी लगते ही वो होगा जिसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। यूक्रेन में जो हथियार चले वो परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन उनसे इतनी तबाही हुई कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। तो सोचिए अगर परमाणु हथियार चले तो क्या होगा। लेकिन दो महाशक्तियों का झगड़ा अब उस मोड़ पर आ चुका है कि वहां से उनका पीछे मुड़ना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने परमाणु हथियारों को धार दे रहे हैं। रूस के विपक्षी नेताओं ने भी कहा है कि पुतिन के बयान को हल्के में लेना गलती होगी। रही बात नेटो देशों की, तो वहां भी अफरा तफरी है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने तो हर परिवार को कयामत के लिए तैयार रहने को बोल दिया है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप भी परेशान है। खबर है कि वहां आयोडीन की गोलियां खरीदने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान तब हुआ जब पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी थी। मतलब ना यूरोप और ना ही अमेरिका पुतिन की धमकी को हल्के में ले रहे हैं, और इसीलिए बाइडेन सरकार ने 2400 करोड़ रुपए की एंटी रेडिएशन दवा खरीदने का ऐलान किया है। यह दवा है पोटेशियम आयोडाइड, जिसे आयोडीन की गोली भी कहते हैं, क्योंकि इससे बच्चों और बड़ों दोनों को परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाया जा सकता है। इसके अलावा आयोडीन की गोली की डिमांड यूरोप में भी बढ़ी है, क्योंकि पुतिन का पहला निशाना तो यूरोप के देश ही बन सकते हैं। पिछले महीने ही यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया था कि यूक्रेन को आयोडीन की गोली भेजी जाएगी। इसके अलावा पोलैंड में भी आयोडीन की गोलियों की डिमांड बढ़ गई है, जहां के हर प्रांत में इन्हें बेचने के सेंटर भी बनाए गए हैं। जब कोई परमाणु हादसा या परमाणु हमला होता है तो उससे रेडिएशन होता है। बड़े परमाणु हमले से बचना करीब करीब नामुमकिन होता है, लेकिन अगर छोटा परमाणु हमला है तो उससे होने वाले रेडिएशन से ये आयोडीन की गोलियां बचा लेती हैं, क्योंकि ये दवा हमारे शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन जाने से रोकती। इसे ऐसे समझिए कि परमाणु हादसे के दौरान रेडियो एक्टिव आयोडीन फैलता है और थायराइड ग्रंथि के रेडियो एक्टिव आयोडीन सोखने से थायराइड कैंसर हो सकता है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड रेडियो एक्टिव आयोडीन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये दवा लेते ही थायराइड ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है, जिससे रेडियो एक्टिव आयोडीन अंदर नहीं जा पाता। इधर बिहार के वैशाली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी एक व्यक्ति की जमकर पिटाई करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि पिटने वाले व्यक्ति ने प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से एक आदमी ने जनप्रतिनिधि के बीच सड़क पर धुनाई कर दी। पहले आदमी ने जनप्रतिनिधि को रोका, फिर उसे डांटने लगा, जिसके बाद आदमी का गुस्सा बढ़ता देख जनप्रतिनिधि वहां से भागने लगा और फिर उसे दौड़ा दौड़ा कर आदमी ने पीटा, जिसके बाद एक महिला भी उस व्यक्ति की पिटाई करती दिखाई दी। यही नहीं, जबरदस्त गाली गलौज और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच स्थानीय निवासी भी हस्तक्षेप करते दिखाई दिए। हालांकि पिटाई खा रहा शख्स भागकर कुछ लोगों को लेकर भी आया, लेकिन दोबारा गाली सुनते हुए पिटाई खा रहा फिर वापस भाग गया। दावा किया गया कि वायरल वीडियो देसरी थाना क्षेत्र के चांदपुरा ओपी के आजमपुर पंचायत वार्ड नंबर 9 का है। हालांकि वायरल वीडियो की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं
हुई है। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद पर दो समुदायों के बीच विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। इस बीच सब्जी मंडी की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद बाजार बंद कर दिया गया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। पूरा विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब एक पंडित मंदिर में दर्शन कर अपनी मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। तभी अचानक सड़क पर भरे पानी में उसकी मोटरसाइकिल का पहिया चला गया और पानी के छींटे वहां बैठे एक आदमी पर उछल गए। बस इसी बात पर आदमी खफा हो गया और उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, साथ ही बाजार की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नामजद और करीब 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच तेज कर दी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि परमाणु युद्ध होते ही हवाई सफर ठप हो जाएगा। यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने वैसे ही कई देशों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, जिनमें ज्यादातर वो पश्चिमी देश हैं जो जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, और इसीलिए रूस ने अपनी एयर स्पेस को अपने दुश्मनों के लिए बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के यात्री विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, क्योंकि रूस की एयर स्पेस बंद होने के बाद इन विमानों को या तो नॉर्थ पोल की ओर से या फिर सेंट्रल एशिया के रास्ते जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार तो विमान को लौटने में दुगना वक्त भी लग जाता है। लेकिन अगर परमाणु युद्ध हुआ तो ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध एक नई मुसीबत लाएगा और हवाई सफर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो रूस और नेटो देश भिड़ेंगे और ऐसी मिसाइलें चलेंगी जो हवा से हवा में मार करती हैं, यानी हवाई रास्तों से गुजरना हर विमान के लिए खतरे से भरा होगा, जिसकी वजह से विमान एयरपोर्ट पर खड़े रह जाएंगे, या यूं कहें कि परमाणु युद्ध की वजह से हवाई सफर ठप हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बीते 50 सालों में इस साल सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर बरपा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 21 जिलों के 12 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत पूर्वांचल और तराई जिलों में है। इस समय प्रदेश के कुल 1661 गांव बाढ़ की चपेट में है। पीएसी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मदद में जुटी हुई हैं। जगह जगह लोगों को बचाया जा रहा है। राहत शिविर बनाकर लोगों को वहां पहुंचाया जा रहा है। तो यूपी के 21 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा हालात खराब हैं कई जिलों में, जहां पर अभी तक 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ की वजह से। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कहां-कहां कोहराम मचा हुआ है। दरअसल प्रदेश के 21 जिलों के 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित 1661 गांव हैं। पूर्वांचल और तराई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। घाघरा और राप्ती नदी उफान पर है। बाढ़ पीएसी की 17 टीमें वहां पर तैनात की गई है। एनडीआरएफ की 5 टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात है। एसडीआरएफ की 10 टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में सीएम योगी का लगातार दौरा हो रहा है। मदद के लिए 396 राहत शिविर बनाए गए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सिर्फ आम लोग ही नहीं परेशान हैं, बल्कि सांसद, विधायक और मंत्री भी परेशान हैं। गोंडा जिले में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर तक बाढ़ का पानी पहुंचा तो उनको अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर से सफर करना पड़ा। गांव में अपने घर जाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कई और माननीयों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव इस वक्त टापू बने हुए हैं। आपको बताते हैं कि किस जिले के कितने गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बलरामपुर के 459 गांव बाढ़ की चपेट में है। सिद्धार्थनगर के 282 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। गोरखपुर जिले में 183 गांव टापू बने हैं, तो गोंडा में 142 गांव डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं बहराइच में 114 गांव बाढ़ की चपेट में है, तो बस्ती के 70 गांव डूबे हुए हैं, जहां करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बाढ़ का कहर दिखाई दिया। सड़क पार करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। काफी देर तक तीनों बहते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से तीनों की जान बचाई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक मोटरसाइकिल सवार जो कि बह गया, उसके साथ 2 बच्चे भी थे। काफी देर तक वो पानी में मशक्कत करते रहे। आखिरकार स्थानीय लोगों की मदद से इन तीनों की जान बचाई जा सकी।
महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। पुणे में हालात काफी खराब दिखाई दिए, जहां एक इलाके में इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियां उसमें आधे से ज्यादा डूब गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उधर से निकलना भी मुश्किल हो गया। चारों तरफ सिर्फ सैलाब का ही कब्जा दिखाई दिया। पानी को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी बहने लगी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों तक वहां बारिश का कहर नहीं थमने वाला, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार बारिश दिवाली तक हो सकती है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां पर सड़क पानी में पूरी तरीके से डूब गई, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर पुलिस ने 1 लाख का इनामी बदमाश जफर को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में बदमाश जफर घायल हो गया, तो ये 1 लाख का इनामी बदमाश जफर पकड़ा गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एनकाउंटर होता है जिसमें ये घायल हो जाता है। कई मामलों में ये वांछित था, पुलिस इसको काफी समय से तलाश रही थी और अब पुलिस को कामयाबी मिली है जिसमें ये पकड़ा गया है। एनकाउंटर होता है जिसमें ये घायल होता है, इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। 1 लाख रुपए का इनाम जफर पर था। थाना पागवाड़ा पुलिस को सूचना मिली कि कोई बदमाश है जो कहीं भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा उसे रोका गया। ये कैसा रोड के पास जो भगवानपुर मोड़ है, वहाँ पर पुलिस जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है और एक कांस्टेबल भी साथ में इंजर्ड हुआ था। मौके पर उस व्यक्ति को तत्काल उसे एक पैर में गोली लगी, तो वहाँ से इंजर्ड को अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर पूछताछ उससे की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक स्कूल बस ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया। इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए गांव वालों ने बस ड्राइवर को पकड़कर मौके पर जमकर हंगामा किया। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा सुबह सुबह सड़क पर खेल रहा था, तभी स्कूल की बस रॉन्ग साइड से आई और बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे की मौत पर जमकर हंगामा हुआ और गांव वालों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर और बस को कब्जे में लिया और गाँव वालों को शांत करवाकर मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर मौजूद एक आदमी का कहना है कि बस ड्राइवर ने रॉन्ग साइड से आने के बावजूद हॉर्न तक नहीं बजाया। फिलहाल बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी। इराक की संसद मिसाइल से हुए ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठी। यह हमला उस वक्त हुआ जब बगदाद में इराक की संसद में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विशेष सत्र शुरू करने की तैयारी चल रही थी और इसी दौरान संसद भवन के पास मिसाइलें गिरने से दहशत फैल गई। एक मिसाइल तो संसद की इमारत के ठीक बाहर आकर गिरी, जिसके फटते ही वहां धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखा। थोड़ी देर बाद ही एक और मिसाइल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पास फटी। अचानक हुए इन धमाकों से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इन हमलों में संसद भवन के अलावा ग्रीन जोन के दूसरे इलाकों को भी निशाना बनाया गया। वहां भी धमाके होते दिखाई दिए। असल में बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। राष्ट्रपति का आवास और संसद भवन समेत सभी बड़े सरकारी दफ्तर बगदाद के ग्रीन जोन में ही हैं। साथ ही दूसरे देशों के दूतावास भी इसी इलाके में। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस इलाके में 1-2 नहीं बल्कि 9 मिसाइलें दागी गईं, जिसका मकसद संसद सत्र को किसी भी कीमत पर रोकना था। क्योंकि इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है और इससे पहले भी वहां के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक उनके विरोध में ग्रीन जोन को घेर चुके हैं और संसद भवन पर धावा भी बोल चुके हैं, जिसकी वजह से पहले ही 3 बार राष्ट्रपति का चुनाव करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। लेकिन खबर है कि इस बार रॉकेट हमलों के बावजूद संसद की कार्यवाही रद्द नहीं की गई और अब्दुल लतीफ राशिद को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया, जिन्होंने पद संभालते ही मोहम्मद अल सुदानी को इराक का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। लेकिन माना जा रहा है कि इस फैसले पर मुक्तदा अल सदर के समर्थक चुप नहीं बैठने वाले और आने वाले दिनों में इराक में बवाल बढ़ सकता है, जिसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में हुए आम चुनाव के बाद पड़ी थी। क्योंकि 329 सीट वाली संसद के लिए हुए चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था और मुक्तदा अल सदर के गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए दूसरे सबसे बड़े गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है वो ईरान का समर्थक है, जिसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोहम्मद अल सुदानी का मुक्तदा अल सदर के समर्थक विरोध कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर में एक सीमेंट से भरे ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। यह हादसा गोंगुडा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ है। किस तरीके से ट्रक धूं धूं कर जलने लगा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर
ये ट्रक जलता हुआ नजर आया। सीमेंट से भरा हुआ ये ट्रक था जिसमें अचानक से आग लग जाती है। आग इतनी तेज थी कि ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। यह हादसा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ और ट्रक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ट्रक जलकर खाक हो गया। वहां पर लोगों में दहशत भी फैल गई क्योंकि आग काफी भीषण थी। अचानक से ट्रक में आग लग जाती है। सीमेंट से लदा हुआ था ये ट्रक जिसमें आग लगती है। खबर है कि युद्ध में यूक्रेन की मदद के बहाने नेटो देश अपने लिए बेकार हो चुके हथियारों से छुटकारा पाने में जुटे हैं। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के एक अखबार ने यह दावा यूक्रेन के एक सैनिक के हवाले से किया। जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूसी सेना के छक्के छुड़ाने का दावा करते रहे हैं। और हथियारों की इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है यूक्रेन को अमेरिका से मिले जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का, जिसे यूक्रेन की सेना के लिए ब्रह्मास्त्र तक बता दिया गया था और दावा किया गया था कि कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला यह बेहद हल्का हथियार रूसी सेना के टैंकों के लिए काल साबित हुआ। लेकिन अब यूक्रेन के ही एक सैनिक ने इसकी पोल खोल दी। उसने दावा किया कि जैवलिन मिसाइल सिस्टम आमतौर पर 4 में सिर्फ एक बार ही मिसाइल दाग पाता है और इससे दागी गई मिसाइल अक्सर टारगेट तक नहीं पहुंच पाती और कई बार तो महज 50 मीटर की दूरी पर जाकर ही फट जाती है। साथ ही ये बारिश या कोहरा होने पर काम नहीं कर पाता। और जिम्बाब्वे के अखबार द स्टैंडर्ड के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक ने तो यह भी दावा किया कि पश्चिमी देशों से मिले ज्यादातर हथियार जंग में यूक्रेन के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। इसकी गवाही पिछले दिनों कीव पर पुतिन की सेना की ओर से किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने भी दी, जिनके धमाकों से कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई शहर थर्रा उठे थे। और पुतिन की इन घातक मिसाइलों के आगे अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आए, जबकि उन्हें हवा में ही मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन रूसी सेना एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाती रही और ये डिफेंस सिस्टम मुंह ताकते रह गए।